जोहार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविलाइट एकेडमी में आप लोगों का फिर से एक बार। आपने अगर मेरी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो कृपया जाके देख लीजिएगा। पहली कक्षा में मैंने पीसीएस स्पेशली जेपीएससी के सिलेबस के बारे में बताया था। ठीक है, कि हमको प्राचीन भारत के इतिहास में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, और विशेषकर मैंने बताया था कि किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि पहले ही दिन में बताए थे कि जो सिलेबस होता है वो किसी भी परीक्षा का संविधान होता है। ठीक है, तो हमको सिलेबस बहुत अच्छे तरह से समझना है, और सिलेबस की एक कॉपी जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, और पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को देखें, उसका काल विभाजन कब से कब तक था, ये चीज़ को हम लोग देखें। और उसके बाद हम ये भी बताए थे कि अनवांटेड चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हम लोग को प्रत्येक कालखंड में 3 चीज़ों पे फोकस करना है पीसीएस मुख्य परीक्षा और पीटी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला भौगोलिक वितरण, दूसरा है कि उस कालखंड में हमको किन-किन उपकरणों की जानकारी मिली, और तीसरा है उनका जीवन यापन। ठीक है? तो जैसे कि हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़े थे कि पूरा का पाषाण काल में जो मानव थे तो वो उनका भौगोलिक वितरण के बारे में देखें। ठीक है? और वे उनका उपकरण किस-किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे उसके बारे में भी हम लोग देखें। और इससे ये पता हुआ कि उस समय क्लेवर, चॉपर जो मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो पत्थर मिले थे, उसी पत्थरों का वो लोग उपकरण के रूप में उपयोग करते थे। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंड में विभाजन करके पढ़ा, और ये भी देखा कि जो उपकरण का वो लोग उन्नत रूप में मतलब उनका परिवर्तन कर रहे हैं। जिससे ये पता चलता है कि मानव शुरू से ही अपने जीवन यापन को उन्नत तरीके से ले जाने की ओर मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास बोल सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा था। ठीक है? इसी कालक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल को देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग जैसे बोले कि प्रत्येक कालखंड में हमको 3 चीज़ देखना है। पहला क्या? भौगोलिक वितरण, दूसरा उपकरण, और तीसरा जीवन यापन, है ना? तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं भौगोलिक वितरण के बारे में। तो भौगोलिक वितरण मध्य मध्य पाषाण काल में, है ना? उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य जो पूरा पाषाण काल में था। तो प्राय उन सभी क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। यानी कि नदी घाटियों से। हम पहले ही बताए थे कि जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मतलब आदमी विकास रहना स्टार्ट कहाँ किया? नदी घाटी क्षेत्रों में। और क्यों? क्योंकि उस समय अ, उनके निवास स्थान के लिए और जीवन यापन के लिए, ठीक है, पानी और पत्थर दोनों की अहमियत थी, क्योंकि वे प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है? और उस समय के मानव क्या थे? संग्राहक थे। ठीक है? मतलब खाना को इकट्ठा करके रखते थे, उत्पादक नहीं थे, उपभोक्ता थे केवल। ठीक है? उस समय हिमयुग था पूरा पाषाण काल में। ठीक है? तो हिमयुग में क्या था कि बहुत वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा था। तो उस समय जो चूँकि उस समय आग की जानकारी नहीं थी उस समय मानव को, तो कच्चे मांसों का सेवन करते थे, या प्राकृतिक से प्राप्त कच्चे फल, है ना? फल को ही वो लोग इकट्ठा करके रखते थे, और चूँकि हिमयुग होने के कारण बहुत दिन तक वो खराब नहीं होता था। इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख स्थल कि कहाँ से क्या मिले हैं मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। तो सबसे पहला यहाँ आता है चौपानी मांडू। जो चौपानी मांडू कहाँ है? इलाहाबाद में है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी मिली है। ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? झोपड़ी मिलना किस चीज़ का प्रतीक है? कि उस समय मानव क्या था? क्योंकि प्राकृतिक गुफाओं में रह रहे थे, मतलब प्राकृतिक आवास में ही वो लोग निवास करते थे। अब क्या हुआ? देखिए, बौद्धिक क्षमता का विकास करते-करते अब मानव कहाँ तक पहुँच गया कि लोग कृत्रिम आवास भी बनाने लगे। ठीक है? मधुमक्खी छत्ते की आकार की झोपड़ी मिली है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग कृत्रिम आवास की जानकारी हो गई थी। कृत्रिम आवास में अब वो लोग रहना प्रारंभ कर चुके थे। है ना? अब देखिए यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़, जैसे नाम से ही है प्रतापगढ़। ठीक है? और ऐसे भी प्रतापगढ़ के बारे में आप लोग सुनिएगा तो वहाँ क्राइम के लिए थोड़ा-सा फेमस है। ठीक है? तो उससे याद रखिएगा, वहाँ हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है? हत्या का
प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अधजली हड्डी भी मिली है। अधजली हड्डी मिलने से एक चीज पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में आग का नॉलेज हो चुका था, आग की जानकारी, आग से वो लोग परिचित हो चुके थे। तो जिससे ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में आग की जानकारी मनुष्यों को हो चुकी थी, है ना। अब देखते हैं, एक जगह है महदहा। ठीक है, महदहा कभी कभी कोई कोई किताब में मगदहा भी मिलता है इसका नाम। ठीक है, मगदहा से सिलपट्टा मिला था। ठीक है, युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का मतलब कि महिला और पुरुष को एक जगह दफनाया जाना। ठीक है, तो एक जगह दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? महदहा से। ठीक है, और युगल समाधान का साक्ष्य मिलना क्या प्रतीत होता है, इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या पता चलता है कि आदमी उस समय पारिवारिक जीवन में जीने लगे थे। ठीक है, या और भी कुछ रीति रिवाजों को पता चलता है। ठीक है, कि एक जगह दफनाने से मतलब बहुत तरह की रीति रिवाजों का भी पता चलता है कि वो लोग तो उस समय कुछ रीति रिवाज को भी मानने लगे थे। ठीक है, एक जगह और है ना, दमदमा। दमदमा याद रखिएगा। यहाँ के यहाँ क्या मिला है, तो मध्य पाषाण कालीन हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ज्वेलरी। ठीक है, उस समय ज्वेलरी हड्डी से, मतलब बहुत तरह के जानवरों के हड्डी को मिला के ज्वेलरी बनाया गया है, तो उसका साक्ष्य मिला है। कहाँ से? दमदमा से, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। एक राजस्थान में बागोर नाम का जगह, वहां पे भीलवाड़ा है। ठीक है, वहां पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो राजस्थान के बागौर जिले की भीलवाड़ा जगह में, है ना, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्यों में भी मिले हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब राज्यों से भी क्या है कि मध्य पाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो इतना सा ये जो जगह के नाम है, ये लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार क्या होता है, पीटी में ऐसे ही पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये सब जगह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा देखा जाता है कि इस काल में अत्यंत सूक्ष्म पत्थरों से निर्मित उपकरणों का प्रचलन में था। ठीक है, और उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जिसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उपकरण जिसे दूर से फेंक के मारा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये माना जाता है कि जो तीर कमान है, तीर कमान तकनीक का विकास इसी काल में हुआ होगा। इसके अलावा उस समय लोग अर्धचंद्राकार, त्रिभुज आकार, ये आकृति के पत्थर के उपकरण से भी वो लोग परिचित हो गए थे, है ना। उसको वो लोग विशेष उपयोग में लाते थे। ठीक है, तो ये हो गया उपकरण। अब हम लोग इसके जीवन यापन के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन काल में, है ना, मध्य पाषाण युगीन संस्कृति में जीवन यापन कैसे था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग मध्य पाषाण कालीन जीवन यापन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जाने थे कि पूरा पाषाण काल में हिम युग था। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में वो हिम युग का अंत हो जाता है। तो इससे मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है अपेक्षाकृत गर्म होने लगती है। क्योंकि हिम युग जब था तो उसमें खाना बहुत देर तक सुरक्षित रहते थे। ठीक है, लेकिन इसमें अब खाना सड़ना प्रारंभ हो जाएगा गर्मी के कारण। ठीक है, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगेगी। ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, मतलब कि मध्य पाषाण कालीन लोग जो थे अभी भी शिकार ही करते थे और खाद्य संग्राहक करते थे, मतलब अभी भी उनको उत्पादन का ज्ञान नहीं था, वो भोक्ता थे केवल। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षाकृत छोटे पशुओं का भी अस्तित्व में आना, चूंकि देखे थे हम लोग जब हिम युग था तो उस टाइम कैसे पशु पाए जाते थे, अपेक्षाकृत बड़े पशु पाए जाते थे, और बड़े बड़े बालों वाले पशु, जिनका खुर बड़ा बड़ा होता था। लेकिन हिम युग के अंत के कारण अब क्या होता है कि छोटे पशुओं का अस्तित्व में आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मछलियों के शिकार की जानकारी।
अब मध्य पाषाणकालीन जो लोग थे, वो मछलियों के शिकार के बारे में उनको जानकारी हो चुकी थी, ठीक है? आग और पका हुआ भोजन, ठीक है? चूँकि आग की जानकारी उन्हें हो चुकी थी, ये कैसे पता चलता है? जैसे हम लोग देखें, साक्ष्य में कि आग का प्रमाण मिला है, अधजली जो है, अधजली हड्डी मिली है, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि उस समय इंसान को आग की जानकारी हो चुकी थी, और चूँकि आग की जानकारी हो चुकी थी, तब वो पका हुआ भोजन करने लगे थे, ठीक है? अब देखिए, सिलपट्टा का प्रमाण भी मिला है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया कि मध्य पाषाण काल में सिलपट्टे का प्रमाण मिला है, तो सिलपट्टे का प्रमाण क्या दर्शाता है? सिलपट्टे का प्रमाण यही दर्शाता है कि जो लोग धीरे-धीरे अपने खान-पान में भी सुधार करने लगे थे। वे मतलब स्वादिष्ट भोजन की तलाश में थे, ठीक है? धीरे-धीरे जैसे पहले कच्चा मांस खाते थे, धीरे-धीरे आग का जब नॉलेज हुआ, तो वो क्या करते थे? पका हुआ मांस खाने लगे, ठीक है? और कंदमूल, ये मतलब प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु जो भी है, खान-पान, ठीक है? प्राकृतिक मतलब उनका संग्रह करके खाने लगे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, सिलपट्टे का मतलब आविष्कार या खोज ये दर्शाता है कि वे अपने खान-पान में फिर स्वादिष्टता लाने के लिए, या खान-पान में बोल सकते हैं कि सुधार की ओर अग्रसर हुए, ठीक है? देखिए, कहीं-कहीं जगह पे मिट्टी के बर्तन और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप मिले हैं, मतलब कि बहुत कम जगह में। उस समय तक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन था, मैक्सिमम ज या फिर जो भी साक्ष्य मिले हैं, तो मैक्सिमम जो है कि वो यही प्रतीत करते हैं कि अभी तक वो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। दैट मीन्स कि अभी तक उपभोक्ता थे, उत्पादक नहीं बने थे, ठीक है? उनको उत्पादन का ज्ञान नहीं था, मतलब कि अनाज उत्पादन ये सब का, ठीक है? देखिए, कृत्रिम आवास भी मिला है, ठीक है? कृत्रिम आवास जैसे झोपड़ी का, जैसे हम देखें कि मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी मिली है, तो इससे भी ये पता चलता है कि आदमी मतलब अपना जीवन स्तर को सुधारने की अवस्था में लगे हुए थे, सुधारने की ओर अग्रसर थे, ठीक है? बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं, ठीक है? और अंतिम संस्कार के भी साक्ष्य मिले हैं, तो अंतिम संस्कार का साक्ष्य से क्या प्रतीत होता है कि अंतिम संस्कार मतलब आदमी पारिवारिक जीवन में जीने लगे थे, या एक धार्मिक प्रचलन भी हो चुका था, या एक अ, परिवार की संकल्पना का भी ज्ञान उनको हो चुका था, ठीक है? चित्रकला का भी मिला है साक्ष्य, ठीक है? भीमबेटका में पहले ही बताए थे कि इनको इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, आप लोग नेट में भी सर्च करते हैं, भीमबेटका की चित्रकला, ये देखिएगा, ठीक है? वो एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया गया है, जैसे पशुओं का शिकार करते हुए, सूरज उगते हुए, है ना? पेड़-पौधे, है ना? ये सब मछली पकड़ते हुए, ये मतलब एक प्रतीकात्मक बहुत सुंदर-सुंदर बना हुआ है चित्रकला, ठीक है? तो ये जो परिवर्तन हुआ, इससे क्या पता चलता है कि जैसे पूरा पाषाण काल से मध्यकाल की ओर आते-आते क्या उन लोग में क्या परिवर्तन हुआ था। तो ये इससे पता चलता है कि ये परिवर्तन किसी न किसी रूप में पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की ओर संक्रमण का संकेत था, ठीक है? तो चलिए, आज मध्य पाषाण काल में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में, फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता, फिर आगे सिलेबस के अनुसार हम लोग बढ़ते जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।